मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द मस्कुलर टिश्यू एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लास्ट टॉपिक इज नर्वस टिश्यू। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नर्वस टिश्यू करेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक और बड़ा ही यू कैन से इजी टॉपिक है और ये ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। क्यों? इसका फंक्शन भी आपको स्पेशलाइज्ड ही मिलेगा। कैसे स्पेशलाइज्ड है? देखिए, एनवायरमेंट में हम चेंजेस देखते हैं, दैट मीन्स हमें डिफरेंट काइंड्स के स्टिमुलाई मिलते हैं कि जैसे कोल्ड का स्टिमुलाई हमें मिलता है, हीट का स्टिमुलाई हमें मिलता है, कोई केमिकल स्टिमुलाई हमें मिलता है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी डिफरेंट काइंड्स के स्टिमुलाई को परसीव करती है और हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसेस हैं। कितनी सेंसेस हैं? 5 सेंसेस हैं और वो सेंसेस क्या कर सकती हैं? परसीव करती हैं इन स्टिमुलाई को। लेकिन अब उन स्टिमुलाई का बॉडी के अंदर ट्रांसमिशन कैसे होता है और वो वेरियस पार्ट से हमारे ब्रेन तक कैसे जाता है और फिर उसके रिस्पॉन्स में एक पर्टिकुलर रिएक्शन कैसे देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नर्वस सिस्टम है, ये जो नर्वस टिश्यू है, ये हमारी बॉडी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टिश्यू है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को बहुत सारे खतरों से जाता है और उन स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में चेंजेस लाता है। सो स्टूडेंट्स, इट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन रिसेप्शन। क्या है ये? इट इज अ स्पेशल लाइज्ड, कैसा है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू है इन रिसेप्शन। रिसेप्शन करता है किसी किसी इंटीग्रेशन एंड ट्रांसमिशन, इंटीग्रेशन एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन किसका हो रहा है? ऑफ स्टिमुलाई और इंपल्स का। कहां से कहां हो रहा है? टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, अब स्टिमुलाई के बारे में समझ लो। स्टिमुलाई क्या है? ये एक ऐसा एजेंट है जो एबॉटिक भी हो सकता है, बायोटिक भी हो सकता है। अब जब एबॉटिक फैक्टर की बात, एबॉटिक स्टिमुलाई की बात करते हैं, उसमें कोल्ड है, हीट है, लाइट है, स्मेल है, ये सारे क्या है? स्टिमुलाई है। ठीक है ना? तो ये जो स्टिमुलाई हमें मिलेंगे उनका जो हमने रिसेप्शन कर लिया, फिर हमारी बॉडी ने परसीव कर लिया, उसके बाद इंटीग्रेशन हो गया, उसको पहचान लिया और उनका ट्रांसमिशन होगा, then a particular response is seen by the body. So इसको क्या बोलते हैं? हम स्पेशलाइज्ड टिश्यू हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें क्या होगा कि अब ये जो टिश्यू है, दे हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड ए स्टिमुलाई। ठीक है ना? और एक स्पेसिफिक वे में होता है, लेकिन ये जो रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी है स्टिमुलाई के खिलाफ, ये सभी लिविंग सेल्स में है। लेकिन जो इंटीग्रेशन और ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन दीज नर्वस टिश्यूज। ठीक है ना? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट यही है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड ए स्टिमुलाई। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड ए स्टिमुलाई इज प्रेजेंट इन ऑल, इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। सभी लिविंग सेल में है रिस्पॉन्ड करने की, बट क्या इंटीग्रेशन की और क्या ट्रांसमिशन की भी कैपेबिलिटी है? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? इट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द नर्वस टिश्यू। बट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसमिशन, बट integration and
ट्रांसमिशन only possible with the help of the nervous system. Transmission of stimulus only possible with nervous system. क्योंकि जो नर्वस टिश्यू है वही हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर मैट्रिक्स नहीं होता, इट इज डिवॉइड ऑफ मैट्रिक्स। नर्वस सिस्टम इज डिवॉइड ऑफ मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स नहीं होता। The cells of the nervous system are surrounded by a special connective tissue cells. The cells of nervous system are surrounded by a specialized या special kind या specialized special connective टिश्यू, एक स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को सराउंड करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास हो जाएगी कि जो नर्वस टिश्यू है एंड इट्स कनेक्टिव टिश्यू सेल एग्रीगेट फॉर्म। अब जब ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होगा और जो नर्व सेल्स होंगे या जो हम नर्व टिश्यू बनाएंगे ये क्या करेंगे, हमारे पास ब्रेन बना देंगे, स्पाइनल कॉर्ड बना देंगे और नर्व्स बना देंगे, ठीक है ना। नर्व टिश्यू एंड इट्स कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड इट्स कनेक्टिव टिश्यू की जो स्पेशल काइंड के जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है ना। सेल एग्रीगेट क्या कर देंगे, टू फॉर्म, ये एग्रीगेट हो गए, एग्रीगेट टू फॉर्म ब्रेन। ब्रेन बनता है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड बनती है, ठीक है ना, और नर्व्स बनती हैं। क्या बनती है, नर्व्स बनती है, ठीक है ना। अगर हम एक इंडिविजुअल सेल की बात करते हैं नर्वस टिश्यू के, इज कॉल्ड ए नर्व सेल। क्या कहेंगे, इंडिविजुअल सेल ऑफ नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड नर्व सेल। क्या बोलते हैं उसको, नर्व सेल बोलेंगे। और उसको हम न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, न्यूरॉन, ठीक है ना। अब हम यहां पर देखते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं वो किस तरह के सेल्स हैं, उसका हम स्ट्रक्चर अब डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, जो न्यूरॉन्स हैं दे आर द लॉन्गेस्ट सेल। कैसे हैं, दे आर द longest cell and reaches up to a meter in length। कि इनकी जो लंबाई है वो 1 मीटर तक जा सकती है। एंड ईच न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ द मेन 2 parts। Each neuron is made up of 2 main part। कि जो न्यूरॉन है उसके 2 मेन पार्ट होते हैं। एक पार्ट है हमारे पास सेल बॉडी एंड सेकंड पार्ट है हमारे पास न्यूराइट्स। क्या बोलते हैं इसको,
न्यूराइट्स। अब ये जो न्यूराइट्स है फर्दर दो तरह के हो सकते हैं पार्ट्स। एक इसमें आ जाएगा डेंड्राइट्स और दूसरा आ जाएगा इसमें एक्सोन। इसका मतलब हमारे पास सेल बॉडी मेन हो गया, हमारे पास डेंड्राइट्स हो गया और एक एक्सोन हो गया। तो ये मेन पार्ट है हमारे पास किसके, यहां पर न्यूरॉन के। ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम यहां पर स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे कि सेल बॉडी जो है वो कैसा पार्ट है, उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर वहां पर मिलते हैं वो हम साथ के साथ करेंगे। तो सबसे पहले अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। यहां पर एक नर्व सेल और जो न्यूरॉन की हम बात करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। देखिए बच्चों यहां पर ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। आप लोग भी इसको साथ के साथ देखते रहिएगा और इसको बनाने की आप लोगों ने कोशिश करनी है। तो इस तरह से बेटे आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो न्यूरॉन का कुछ इस तरह से होगा। हमारे पास यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो विच अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी, इनको हम कहेंगे डेंड्राइट्स। ठीक है ना। और हमारे पास इसके अंदर जो ये ब्रॉड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, इसका ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर ही ऐसे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। These are the, इनको बोलते हैं निसल्स, निसल्स ग्रेन्यूल। क्या बोलेंगे इनको, निसल्स ग्रेन्यूल। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। और यहां पर इनके अंदर कुछ फाइबर्स भी होते हैं। क्या होते हैं, फाइबर्स मिलते हैं जिनको हम न्यूरोफाइबर बोलते हैं या न्यूरोफिब्रिल्स बोलते हैं। ऐसे ये हो जाएंगे न्यूरोफिब्रिल्स। क्या होंगे, न्यूरोफिब्रिल्स और निसल ग्रेन्यूल्स यहां पर होंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे ये तो हो गया इसके दैट इज सेल बॉडी में, और स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं यहां पे, सेल बॉडी। ओके। एंड आफ्टर दिस जो हम नीचे की तरफ देखते हैं कि जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट आप देख रहे हो विच इज यू कैन से थ्रेड लाइन, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको बोलते हैं एक्सोन। और आप बाहर एक शीट देख रहे हो इसको बोलते हैं हम माइलिन शीट विच इज सीक्रेटेड बाय, ये जो आप सेल देख रहे हो इसको बोलते हैं स्क्वाइन सेल।
ओके, और उसके बाद इनको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एक्सोन टर्मिनल्स। एंड दिस एक्सोन टर्मिनल बियर्स द नोब, ANOB, नोब। This is about the, you can say, structure of the nerve cell। तो अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे कि जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है और जो सेल बॉडी है उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। सबसे पहले हम यहां पर लेंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम यहां पर डिस्क्राइब करेंगे। देखिए जो सेल बॉडी है, इट इज, यू कैन से, पॉलीगोनल एंड ब्रॉडर। इट इज पॉलीगोनल है, ठीक है ना, ब्रॉडर एंड न्यूक्लिएटेड पार्ट, ब्रॉडर एंड न्यूक्लिएटेड पार्ट, एक पार्ट। दूसरे पार्ट में जो सेल बॉडी है, इट हैज ऑल टाइप्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? सभी तरह के सेल स्ट्रक्चर्स हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, सेंट्रियोल इज एब्सेंट। सेल बॉडी हैज ऑल सेल टाइप्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, सारे हैं एक को छोड़ के, बट ए सेंट्रियोल इज एब्सेंट। और बच्चों एक बात होता है, जो सेंट्रियोल है, इट आल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जब इनके अंदर ये प्रेजेंट ही नहीं होगा सेंट्रियोल, इसका मतलब ये सेल कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे। इसलिए तो हम कहते हैं कि किसी को भी अगर नर्वस टिश्यू से रिलेटेड कोई चोट आ जाती है, हमारे ब्रेन पे चोट लग जाती है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर चोट लग जाती है, तो वो इंजरी हील नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सेल डिवाइड ही नहीं करते, और डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे हीलिंग पॉसिबल है? हीलिंग तो तभी पॉसिबल है ना कि जैसे आप देखते हैं, आपको कोई कट लग जाता है यहाँ पे, तो इसका मतलब वो कट फिल होगा नए सेल से, और नए सेल्स कहां से आएंगे? तो जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी सेल्स है वो डिवाइड करेंगे और उस कट को वो फिल कर देंगे, और आप देखते हो कुछ टाइम के बाद वहां पर बिल्कुल न्यू सेल्स आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो सेल्स है ये कभी भी डिवाइड नहीं करते, ये अपने आप को अरेस्ट करके रखते हैं G0 फेज में। फिर इसके जो साइटोप्लाज्म है, इसको हम दूसरा नाम यहां पर देंगे, इसको बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म। क्या बोल सकते हैं? न्यूरोप्लाज्म हम इसको बोलेंगे। क्लियर? एंड विच कंटेन टू स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म एंड विच कंसिस्ट टू स्ट्रक्चर्स। यहां पर दो स्ट्रक्चर इसके अंदर आप देख रहे हो, ठीक है ना। पहला स्ट्रक्चर है यहां पर न्यूरोफिब्रिल्स, आप देख रहे हो। क्या देख रहे हो? न्यूरोफिब्रिल्स, ए पार्ट न्यूरोफिब्रिल्स आप देख रहे हो, ये जो मैंने बनाया न्यूरोफिब्रिल्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। न्यूरोफिब्रिल्स, दीज आर द वेरी फाइन फिब्रिल्स एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्स। They are very fine fibrils, बहुत पतले पतले हैं, फाइन है एकदम, and probably involved in nerve impulse transmission। ये जो इंपल्स आएगी उसकी ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर यहां पे निसल ग्रेन्यूल, निसल ग्रेन्यूल आप देख रहे हैं, ये पे बिल्कुल ओवल राउंडेड स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे डार्क स्ट्रक्चर हैं। दीज आर राइबोसोम कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स। क्या है ये? इनके अंदर राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम कंटेनिंग
स्ट्रक्चर्स, इनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। दिस इज अबाउट द सेल बॉडी वी हैव टू मेंशन, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए जरा सेकंड जो पार्ट हमारे पास है इसमें वो है डेंड्राइट्स। कौन सा है? डेंड्राइट्स। सेकंड पार्ट इज डेंड्राइट्स। ये जो डेंड्राइट्स आप यहां पे देखते हैं, ये देखिए जरा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच अराइज फ्रॉम द यू कैन से ब्रॉडर पार्ट और यू कैन से सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से निकल रहे हैं। दे आर स्मॉल और यू कैन से टेपरिंग ब्रांच्ड, दे आर you can say they are you can say small tapering branched, they are small tapering, टेपर में है, ब्रांच्ड है, ठीक है ना। कैसे हैं? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स हैं। एंड प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ ऑफ द एंड प्लाज्मिक ग्रोथ ऑफ द सेल बॉडी, की सेल बॉडी की प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ है। मैंने तो ऐसे बना दिए, लेकिन एक्चुअल में हम इनको एक तरीके से और बना सकते हैं। जैसा मैंने लिखा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से भी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर विश। हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है ना। दोनों एक्यूरेट होंगे, चाहे आप ये बना लो चाहे आप ये स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है ना। विच वन इज इजी, वो आप बना सकते हैं, लेकिन लिखोगे ऐसे कि ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ ऑफ द सेल बॉडी है, कि ये प्रोटोप्लाज्म है इसका, इसी से ये आगे ग्रो करते हैं। और इनके अंदर भी वहां पर डिस्टल ग्रैन्यूल प्रेजेंट होगा और न्यूरोप्लाज्म भी यहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है बेटे। तो अब जो यहां पर जो लार्ज डेंड्राइट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्रोट्स। लार्ज डेंड्राइट्स आर कॉल्ड डेंड्रोन, उनको हम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्रोन्स उनको हम कहते हैं। एंड लाइक सेल बॉडी, डेंड्राइट्स कंटेन न्यूरोफिब्रिल्स एज वेल एज निसल ग्रेन्यूल्स। लाइक सेल बॉडी, ठीक है ना, डेंड्राइट्स कंटेन, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? यहां पर न्यूरोफिब्रिल्स भी होंगे, न्यूरोफिब्रिल्स एंड निसल ग्रेन्यूल भी होंगे। क्लियर? ये दो चीजें जैसे सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट होंगी। फिर जो इसका मेन फंक्शन है, एक्चुअल में आपको क्वेश्चन आता है कि नेम द पार्ट, और यू कैन से आपसे दे देंगे ड्रॉ ए लेबल वेल डायग्राम एंड लेबल ऑन इट द स्ट्रक्चर विच एक्वायर्ड और परसीव द इंपल्स। एक्वायर करता है या हम कहते हैं कि जो स्टिमुलस आ रहा है उसको परसीव करता है, उस स्ट्रक्चर को आप लेबल कीजिए। तो कौन से करोगे आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप डेंड्राइट को लेबल करोगे, क्यों? डेंड्राइट क्या करता है? पिकअप और यू कैन से परसीव और एक्वायर द इंपल्स एंड ट्रांसमिट इट टू द सेल बॉडी, ठीक है ना। इसका ही मेन फंक्शन है ये। तो जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स क्या करते हैं? पिकअप और परसीव और एक्वायर्ड द इंपल्स, इंपल्स को एक्वायर करते हैं एंड ट्रांसमिट इट टू द सेल बॉडी, और इसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, किसको? सेल बॉडी को दे देते हैं, ठीक है ना। दिस इज अबाउट यू कैन से द डेंड्राइट्स। इसके स्ट्रक्चर हमने बता दिया कैसा है, और इसका फंक्शन हमने लास्ट में डिस्कस कर दिया। बस ये चीजें तो बतानी होती है स्ट्रक्चर में, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन।
और यू कैन से ड्रा द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। तो आप ये सारे पार्ट्स ऐसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, जो थर्ड पार्ट है, दैट इज एक्सोन। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एक्सोन। तीसरा पार्ट है एक्सोन, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक फाइबर है। कैसा है? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, विच यू कैन से यूनिफॉर्म इन थिकनेस। एक ही जैसा है, देख भी रहे हो आप लोग, इसकी जो थिकनेस है बिल्कुल एक जैसी है। एंड सिंगली है, यहां से मैंने दो नहीं निकलते हुए दिखा दिए, एक ही दिखाया है कि एक ही निकलता है, ठीक है ना, फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे हम कि इट इज ए लॉन्ग फाइबर लाइक, इट इज अ लॉन्ग फाइबर लाइक, कैसा है? लॉन्ग फाइबर लाइक प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। इसको जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। एंड दैट अराइज सिंगली, कि सिंगली अराइज होता है, एक ही सिंगली अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी, कि सेल बॉडी से ये अराइज होता है, इसकी सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। नाउ कम टू द सेकेंड फंक्शन, कि हम बात करें यहां पे निसल ग्रेन्यूल की, हम बात करें यहां पे न्यूरोफिब्रिल्स की, ठीक है ना। अब वो देखना है कि क्या यहां प्रेजेंट होते हैं दोनों। एक्चुअली यहां निसल ग्रेन्यूल तो अब्सेंट होते हैं, लेकिन जो न्यूरोफिब्रिल्स हैं दे आर प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या, जो एक्सोन है, एक्सोन इज डिवॉइड ऑफ निसल ग्रेन्यूल, कि निसल ग्रेन्यूल्स इसमें नहीं होते, बट इट कंटेन न्यूरोफिब्रिल, कि न्यूरोफिब्रिल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। एंड ये क्या काम करती है अब एक्चुअल में, कि इंफॉर्मेशन सेल बॉडी के पास आ गई है। जब सेल बॉडी में आएगी, इसका मतलब सेल बॉडी से अवे लेके जाएगी इंफॉर्मेशन को। इट कैरीज द इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, it carries the impulse away from cell body, हमेशा सेल बॉडी से अवे लेके जाती है। फिर आप एक चीज और देख रहे हो कि जो एक्सोन है, इट इज कवर्ड बाय ए शीथ, एंड this sheath is covered, you can say, secreted by the Schwann cells. Axon is covered by sheath called myelin sheath. क्या बोलते हैं इसको? myelin sheath, which is secreted by Schwann सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सोन सेल है, जो एक्सोन है, इट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द स्क्वायर सेल, कि यहां पर इस माइलिन शीथ के कारण जो न्यूरॉन्स हैं वो दो तरीके के हो जाएंगे, ठीक है ना। एक तो हो जाएगा यहाँ पे मेडुलेटेड नर्व फाइबर, एक नॉन मेडुलेटेड, या माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो नर्व फाइबर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शीथ आर ऑफ टू टाइप्स। नर्व फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ शीथ आर ऑफ टू टाइप्स। पहला टाइप आपके पास हो जाएगा माइलिनेटेड
और मेडुलेटेड नर्व फाइबर। इसका मतलब माइलिन इज प्रेजेंट इन दिस, क्या होगी इनमें, माइलिन प्रेजेंट होगी, ठीक है ना, माइलिन शीथ इज प्रेजेंट, ठीक है ना। और ये रेगुलर नहीं होती, आप देख लो कि यहां पर बीच में गैप्स आ रहे हैं, क्या रहे हैं, गैप्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवीयर बोलते हैं, ठीक है ना। शीथ इज प्रेजेंट विच इज इंटरप्टेड बाय नोड ऑफ रेनवीयर, ठीक है, ये नोड ऑफ रेनवीयर से इंटरप्टेड होते हैं, क्लियर। फिर दूसरा है हमारे पास नॉन माइलिनेटेड, बी पार्ट हो जाएगा नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड, कि यहां पर जो माइलिन शीथ है इट इज एब्सेंट, माइलिन शीथ इज एब्सेंट बट स्क्वैंस आर प्रेजेंट, बट एक्सोन surrounded by Schwann cell, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक्सोन, ठीक है ना। और एक्सोन हमारे पास बेसिस पे कि अगर शीथ प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, मेडुलेटेड, और अगर शीथ नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन मेडुलेटेड, ठीक है ना। फिर हम ये कहते हैं कि जो एक्सोन है फर्दर वो टर्मिनली डिवाइडेड इनटू 5 ब्रांचेस, जिसको हमने क्या बोलते हैं, टर्मिनल एंडिंग्स। क्या हो रहा है यहां पे देखिए आप लोग कि टर्मिनल पे आके इसमें बहुत सारी ब्रांचेस बन गई हैं और उनको हमने क्या बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल। तो एक्सोन इज डिवाइडेड टर्मिनली, एक्सोन इज डिवाइडेड टर्मिनली, टर्मिनल मीन्स बिल्कुल एंड पे, इनटू फाइन ब्रांचेस कॉल्ड एक्सोन टर्मिनल्स। क्या बोलते हैं इनको, एक्सोन टर्मिनल हम बोलेंगे। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो एक्सोन टर्मिनल्स एंडिंग्स हैं दे हैव ए नोब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोब, ठीक है ना। द टर्मिनल एंडिंग्स हैविंग द टर्मिनल एंडिंग्स क्या है, इनके पास नोब है या नोब्ड एंड्स है, टर्मिनल एंडिंग्स हैव नोब्ड एंड्स। अब ये जो नोब्ड एंड्स हैं ये क्या होंगे, ये मैसेज को या तो हम किसी टिश्यू के पास पहुंचाएंगे या किसी ग्लैंड के कांटेक्ट में होंगे, ठीक है, या किसी मसल के कांटेक्ट में होंगे, ठीक है ना, एंड प्रोवाइडिंग ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। नोब्ड एंड इन कांटेक्ट विद, किसी टिश्यू के कांटेक्ट में हो सकते हैं, किसी मसल के कांटेक्ट में हो सकते हैं, या किसी ग्लैंड के कांटेक्ट में हो सकते हैं, एंड अदर स्ट्रक्चर्स फॉर प्रोवाइडिंग, एंड अदर स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, एंड अदर स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग ए पर्टिकुलर रेस्पॉन्स और यू कैन से पर्टिकुलर एक्टिविटी। क्लियर। तो इस तरह से जो एक्सोन है वो हमारे पास यहां पर उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका फंक्शन। तो इस तरह से हमारे पास जो नर्व सेल का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब जरा थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो न्यूरॉन्स हैं इसमें जो इंपल्स कंडक्ट होती है उसका रूट क्या रहेगा।
उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। वो जरा पढ़ना बहुत जरूरी है, आप लोगों को याद भी रखना है, ठीक है ना। इंपल्स कंडक्शन थ्रू अ न्यूरॉन, इंपल्स कंडक्शन थ्रू अ न्यूरॉन, इसको याद रखना बच्चों अच्छी तरीके से कि हमें पता है कि सबसे पहले जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या करेंगे, मैसेज इंपल्स उनके पास आएगा। इसका मतलब डेंड्राइट्स के पास आएगा मैसेज सबसे पहले, डेंड्राइट्स परसीव इंपल्स, फिर डेंड्राइट्स किसको दे देंगे, सेल बॉडी को दे देंगे हमेशा, और सेल बॉडी किसको दे देगी, एक्सोन को दे देगी, और एक्सोन किसको दे देगी, जो एक्सोन टर्मिनल है, और एक्सोन टर्मिनल से नोब में चला जाएगा। अब नोब से आगे ट्रांसमिट होगा, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इनका अरेंजमेंट पढ़ना पड़ेगा कि जो न्यूरॉन्स है इन व्हाट वे दे आर अरेंज्ड, कि एक न्यूरॉन के साथ कहे जुड़ता है और एक न्यूरॉन एक मसल के साथ कहे जुड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि इस लेवल पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन 10th क्लास यू विल लर्न दीज टू स्ट्रक्चर इन डिटेल, लेकिन हमें यहां पर भी इनको अच्छी तरह से अगर अभी सीख लेते हैं तो 10th क्लास में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप अरेंजमेंट पढ़ेंगे कि द अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन टू न्यूरॉन, कि एक न्यूरॉन से न्यूरॉन कैसे जुड़ता है, ठीक है ना। पहले लिखते हैं अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स, कि न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। पहला अरेंजमेंट कि जब एक न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है, व्हेन वन न्यूरॉन कनेक्टेड विद अदर न्यूरॉन, बस इसको डायग्रामेटिक आप समझ लो, वही हमारे लिए सफिशिएंट रहता है। जैसे आपके सामने ये एक न्यूरॉन है, ठीक है ना, पार्ट्स आपको पता ही है कि अब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ेगा कैसे। एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर ऐसे है, तो यह क्या यहां पर क्या होगा कि इसके साथ यहां पर दूसरा न्यूरॉन आ जाएगा ऐसे, और यहां पर ये ऐसे प्रोसेसेस आ जाएंगे। ये एक्सोन आ गई, मीन्स आगे फिर इसकी ब्रांचेज हो जाएंगी ऐसे, ये नोब हो जाएगी, और फिर इसके नीचे फिर नेक्स्ट न्यूरॉन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब यहां पे देख रहे हो कि यहां पर डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, यहां इनके बीच में एक गैप होता है, क्या होता है, गैप, ठीक है ना। इस गैप को हम यहां बोलते हैं साइनेप्स, क्या बोलेंगे, एक ये गैप है, और इस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स, क्या बोलते हैं इसको, साइनेप्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो इंपल्स परसीव किया गया था, ठीक है ना, इंपल्स यहां से सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से कहां गया, एक्सोन में गया, एक्सोन से कहां आया, ऐसे ट्रेवल करता हुआ यहां पे आ गया नोब में। अब मैसेज नोब के अंदर है, अब वो मैसेज पहले कहां जाएगा, साइनेप्स पे जाएगा, मींस यहां पर आ जाएगा मैसेज, लेकिन यहां पर मैसेज आएगा क्योंकि गैप है, यहां पर मैसेज आता है बेटे न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, न्यूरो ट्रांसमीटर, एक केमिकल सब्सटेंस है जो रिलीज होगा एक केमिकल की फॉर्म में इस गैप में, ठीक है ना। फिर जो डेंड्राइट्स हैं वो इस न्यूरोट्रांसमीटर को परसीव कर लेंगे और फिर सेल बॉडी को दे देंगे, सेल बॉडी से किसको, एक्सोन को दे देंगे, और एक्सोन से फिर एंडिंग से। इन दिस वे जो कंडक्शन है इंपल्स का वो होता रहेगा, ठीक है ना। ये इंपल्स यहां से सपोज इसको परसीव मिली है, तो ये ट्रैवल करते हैं डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सोन में, एक्सोन से फिर एक्सोन टर्मिनल से फिर नोब में, और नोब में से क्या होगा, केमिकल सब्सटेंस न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे अगर हम बात करते हैं अपनी, तो हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन यहां पर
रिलीज होता है केमिकल सब्सटेंस जो इस गैप में, इस साइनेप्स के अंदर सीक्रेट होगा, विच इज यू कैन से बाइंड विद द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन एंड नाउ impulse again travel to the next neuron, cell body to the axon and so finally reaches to the nervous system. तो एक अरेंजमेंट तो है जब एक न्यूरॉन का न्यूरॉन के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स के थ्रू वो जुड़े होते हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं कि हमारे पास कि जब एक न्यूरॉन एक मसल के साथ जुड़ेगा तो वो कैसे होगा। तो वहां पर क्या होता है कि जो हमेशा एक्सोन एंडिंग्स होती हैं, क्या होती हैं, जो एक्सोन टर्मिनल होते हैं वो बाइंड करते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास ये एक एक्सोन है और एक्सोन से ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सोन टर्मिनल्स आ गई इस तरह से, और ये हमारे पास मैंने बना दिया है, ये मसल बना दी है। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास मसल है, ये क्या होगी, नोब है, ये नोबी, नोब, ये क्या है, एक्सोन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अरे मीन्स व्हेन न्यूरॉन connect with muscle, ठीक है ना। तो ये ऐसे होता है, इसका मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको ऐसा बन जाएगा कि एक नोब के साथ दिखा रहा हूं, ये नोब है इस तरह की, ये एक्सोन है, ये नोब है, एक्सोन एंडिंग, सॉरी, या एक्सोन टर्मिनल जो बोल रहे हैं, और ये आपके पास ये नोबी नोब है, और यहां पर आपके पास ये आ गया, ये मसल है, ये क्या है, ये मसल है। इसका मतलब ये मसल की क्या है, मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको यहां पे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और यहां पर ये जो मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच में यहां गैप रह गए, इस गैप को बोल देंगे यहां पे क्लेफ्ट। क्या बोल देंगे इसको, क्लेफ्ट। ये भी डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जब भी न्यूरॉन के साथ न्यूरॉन जुड़ेगा तो वहां पर तो गैप होगा, उसको हम साइनेप्स कहते हैं। लेकिन यहां पर जब एक ये मसल है, ये मसल है हमारे पास सपोज, इस मसल के साथ जब एक न्यूरॉन एंडिंग के साथ जुड़ेगा तो यहां पर उसको क्या बोलते हैं, हम क्लेफ्ट बोलते हैं। तो इस तरह से ये यहां पर ये बस्ट हो जाती हैं, बीच में केमिकल सब्सटेंस जो मैंने बोला था न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्लेफ्ट के अंदर आ जाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर। और इस मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पर क्या होंगे, रिसेप्टर्स लगे होंगे। क्या लगे होंगे, रिसेप्टर्स, जो इन न्यूरोट्रांसमीटर को परसीव कर लेंगे और इंपल्स को पूरे मेम्ब्रेन के सरफेस पे फैला देंगे। सो दिस इज द अरेंजमेंट, और इसको हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, की एक न्यूरॉन एक मसल के साथ कैसे जुड़ा होता है। अब जब बात कर लेते हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया कि जो हमारे को माइलिन शीथ होती है उसके बेस पे जो न्यूरॉन है दो तरह के हैं। अगर हम नेचर देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर जो न्यूरॉन्स है वो तीन तरह के होते हैं।
on the basis of nature, neurons are of 3 types, कि जो न्यूरॉन्स हैं वो 3 तरह के होंगे हमारे पास। पहला टाइप सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। जब मैंने सेंसरी वर्ड इस्तेमाल किया इसका मतलब क्या होगा कि ये ऐसे न्यूरॉन होंगे जो क्या करते हैं, स्टिमुलाई को परसीव करते हैं और उसको कंडक्ट करेंगे इंपल्स को फ्रॉम ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दीज आर सेंसरी एंड परसीव इंपल्स और स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट it to the central nervous system, किसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ कन्वे करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा आ जाएगा हमारे पास मोटर न्यूरॉन। अब मोटर का मतलब क्या हुआ कि ये जो मैसेज है या इंपल्स है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां से उसको कंडक्ट करता है टुवर्ड्स द इफेक्टर और द मसल, ठीक है ना, विच कंडक्ट द इंपल्स, विच कंडक्ट द मोटर इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। इफेक्टर यहां पे क्या है, कोई मसल भी हो सकती है, कोई टिश्यू हो सकता है या कोई ग्लैंड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन है ये इंपल्स को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर, कि जहां पर वो पर्टिकुलर स्टिमुलाई रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्या चेंजेस आएंगे। तीसरा काइंड है हमारे पास रिलेइंग न्यूरॉन। या इनका दूसरा नाम है इंटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स इनको आप बोल सकते हैं कि दीज आर प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड दे मॉड्यूलेट द सेंसरी इंपल्स इनटू अ मोटर इंपल्स। क्या काम करते हैं, दे मॉड्यूलेट द सेंसरी इंपल्स इनटू मोटर इंपल्स एंड प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। कहां प्रेजेंट होंगे, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होंगे। दिस इज अबाउट द यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, देयर अरेंजमेंट एंड देयर डिफरेंट टाइप्स। अब सिर्फ बात करते हैं लास्ट में फंक्शंस कि ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा या जो नर्वस टिश्यू है इसके डिफरेंट फंक्शंस क्या रहेंगे। क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन मैं यही कर देता हूं कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट फंक्शंस। तो आपको नर्वस टिश्यू क्या है वो बताना पड़ेगा और इसके फंक्शंस क्या रहेंगे वो आपको बताना पड़ेगा। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम और नर्वस टिश्यू। फंक्शंस ऑफ द नर्वस टिश्यू कि ये जो नर्वस टिश्यू है इसके फंक्शन क्या रहेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं सेंसेशन की।
जब भी हम सेंसेशन की बात करते हैं इसका मतलब कि दे पिक्स अप द ऑल काइंड ऑफ द सेंसेशन लाइक साइट, स्मेल, साउंड, हियरिंग, टेस्ट, टच, पेन, ये सब को क्या करते हैं, ये सेंस करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे जो सेंसेशन है कि दे पिक अप द ऑल, दे पिक अप द ऑल काइंड सेंसेशंस। ऑल काइंड सेंसेशंस कौन सी है? लाइक स्मेल है, साइट है, टेस्ट है, साउंड है, पेन है। इन सब को हमारा जो सेंसरी जो नर्वस टिश्यू है ये उस सेंसेशन को क्या करते हैं, परसीव करते हैं, पिकअप करते हैं। सेकेंड फंक्शन रेस्पॉन्स। और रेस्पॉन्स क्या होता है कि एक ये रिएक्शन होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स नर्वस सिस्टम और यू कैन से नर्वस टिश्यू यू कैन से प्रोवाइड रेस्पॉन्सेज टू ऑल टाइप्स ऑफ द स्टिमुलाई। दे मीन्स जो नर्वस टिश्यू है या जो नर्वस सिस्टम है दे प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ responses, they provide responses to all kind of stimuli। किसी भी तरह का स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई का मतलब ये अबायोटिक भी हो सकता है, ये बायोटिक भी है। जब मैं अबायोटिक की बात करता हूं इसका मतलब जैसे हीट, कोल्ड, टेम्परेचर, ये कैसे होंगे, अबायोटिक स्टिमुलाई, या केमिकल स्टिमुलाई हो सकते हैं। तो ऑल काइंड टाइप ऑफ, तो ये रिस्पॉन्स दिखाएंगे ही दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है कंट्रोल, थर्ड। अब देखिए इट कंट्रोल ओवर ऑल बॉडी एक्टिविटी, कि हमारी जितनी बॉडी एक्टिविटी है इट कंट्रोल ऑल ओवर बॉडी एक्टिविटी, कि जो ऑल ओवर एक्टिविटी है हमारी बॉडी की वो यही कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, कि हमारी बॉडी की जितनी भी कोऑर्डिनेशन होता है इट इज अंडर द नर्वस टिश्यू। तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में जैसे हम कहते हैं कि अब आप चलना स्टार्ट करो, चलने के साथ साथ कहते हैं कि आपका जब आप लेफ्ट हैंड आगे करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि आपका लेफ्ट फुट राइट फुट आगे जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन है। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन किसके अंडर है, इट इज द अंडर ऑफ द यू कैन से नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स, उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनको हेल्प करता है। ठीक है ना। फिर हमारे पास जो लास्ट फंक्शन है लर्न बिहेवियर। लर्न बिहेवियर कि जो हम सीखते हैं और वो क्या होता है हमारी मेमोरी में जाता है, कि ऑल लर्न बिहेवियर, जैसे हमारी मेमोरी में, हमारी इंटेलिजेंस में, और जो हमारे रेस्पॉन्सेज हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन द नर्वस टिश्यूज। ऑल लर्न बिहेवियर, ठीक है ना, इंटेलिजेंस, मेमोरी, और क्या है, इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, रेस्पॉन्सेज हैं, ऑल बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड हैं, हमारे नर्वस टिश्यू के ऊपर। किसके ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो बच्चों आप लोग इसको ध्यान से सुने और देखें लेक्चर को ध्यान से, और जो भी कुछ इंफॉर्मेशन इसमें दी है उसको आप अच्छे से बुक से भी पढ़े और
बार बार पढ़े जब तक आपको समझ ना आ जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।